हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के इस कड़ी में आज एक बार फिर से हम लोग सिनोनिम्स सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वोकैबुलरी की जानकारी कितनी आवश्यक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास है। तो इसे आप निश्चित रूप से देखें, पूरा देखें, ताकि आपके पास में अच्छी जो है वो वोकैबुलरी हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप के पास पेन पेपर है तो तुरंत लेकर के तैयार हो जाइए, और अगर पेन पेपर नहीं है तो निश्चित रूप से आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि घर जाकर के आप इसे अपना जो है नोट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सिनोनिम्स पे बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है, और वोकैबुलरी जो है वो आपकी निरंतर बढ़ती रहे, इसके लिए यह कार्यक्रम आगामी समय में भी जारी रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जितनी भी मेरी वीडियो आ रही है वो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा ह्यूमेन, HUMAN, ह्यूमेन। और ह्यूमेन के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका दयालु, सौहृदय, सदाचारी। अब अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो दयालु, सौहृदय, सदाचारी आप किसे कहते हैं? जो कि दिल का अच्छा होता है, जिसके हृदय में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होती है, उसे आप जो है दयालु कहते हैं, सौहृदय कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। अच्छे आचरण करने वाला व्यक्ति, अच्छा व्यवहार वाला आदमी, अच्छे हृदय का आदमी, सबकी भलाई चाहने वाला आदमी, ये इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं और परीक्षा में एग्जैक्टली हम लोगों को सिनोनिम्स ही आने वाला है। मैं अर्थ इसलिए आपको बता दे रहा हूं ताकि आपके अंदर में अंग्रेजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से डेवलप कर सके। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो बिना हिंदी के तो आगे हम लोग बढ़ सकते नहीं है। तो सिनोनिम्स की अगर बात करें कि इसका सिनोनिम्स क्या सब हो सकता है, जिसका सिनोनिम्स होगा ग्रेसियस, बेनिवोलेंट, काइंड। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपको क्वेश्चन में जो वर्ड है वो ह्यूमन ना दे करके सपोज करिए कि बेनिवोलेंट दे देता है और ऑप्शन में आपका ह्यूमन रहे 4 ऑप्शन में, तो आप उसका आंसर ह्यूमन ले सकते हैं। ये आपका जो सिनोनिम्स है वो मेन वर्ड के रूप में रह सकता है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि ग्रेसियस अगर मान के चलिए आपका जो है मेन वर्ड में है और ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में एक ऑप्शन आपका सपोज करिए बेनिवोलेंट दिया हुआ है और 3 डिफरेंट ऑप्शन है और आपको सिनोनिम्स चुनना है, तो वैसी स्थिति में आप आंसर बेनिवोलेंट ले लेंगे और इसे नोट कर लीजिए, इसे मेमोराइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में देखते ही इन सवालों को सॉल्व किया जा सके। तो चलिए इससे एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपके अंदर में अंग्रेजी की जो अवधारणा है वो विकसित हो सके, आप सेंटेंस बनाना सीख सके, आप जो है स्पोकन करना सीख सके। तो हम आपको ह्यूमन वर्ड से एक सेंटेंस बना करके दिखाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि अ ह्यूमन पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट एवरीवेयर। अर्थ हुआ इसका कि एक दयालु आदमी सम्मान पाता है हर जगह, एक सौहृदय व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, ऐसा इसका अर्थ है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ह्यूमन वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना चाहें तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसे आप अभी सीखिए। इसे रटना नहीं है, ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अब देखो भाई, पर्सन क्या है यहाँ पे, तो पर्सन आपका नाउन है और
कैसा पर्सन भाई, तो ह्यूमन पर्सन। कैसा पर्सन भाई, तो ह्यूमन पर्सन। ठीक है, तो ह्यूमन पर्सन यानी कि इस पर्सन को ह्यूमन वर्ड जो है आपका क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या होगा आपका, वो आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है। तो एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला हूं कि ह्यूमन जो है आपका वो एडजेक्टिव है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके मन में एक और डाउट्स हो सकता है कि आप बहुत जगह ह्यूमन ऐसे भी लिखा हुआ देखते होंगे, HUMAN ह्यूमन। तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी फोकस कर लेते हैं कि इस ह्यूमन का अर्थ जो है वह क्या सब होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि HUMAN ह्यूमन जो है वो नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब नाउन के रूप में इसका अर्थ जो है वो मानव होता है, मनुष्य जिसको आप कहते हो। ठीक है, और जब यह एडजेक्टिव बन जाता है तो इसे आप मानवीय कहते हैं। ठीक है, मानवीय मतलब क्या, मानव से संबंधित बातें, मानवोचित गुण जो है वही आपका ह्यूमन होगा। तो ध्यान देना है कि HUMAN ह्यूमन भी होता है और HUMAN ह्यूमन भी होता है। और अगर बात कर ले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो HUMAN ह्यूमन एडजेक्टिव है, वरन HUMAN ह्यूमन नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वह है एक्सट्रिपेट। EXTIRPAT, एक्सट्रिपेट। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके शाब्दिक हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जड़ से मिटाना। पूर्णतया नष्ट कर देना। उखाड़ना। अब जड़ से मिटाना, पूर्णतया नष्ट कर देना, उखाड़ना यानी कि समाप्त कर देना, उन्मूलन कर देना, अब उसको खत्म कर देना, इसके बाद वह कभी भी नहीं होगा। तो एक्सट्रिपेट का अर्थ यही होता है। ठीक है, और यह वर्ड जो है कई बार आपको कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो निश्चित रूप से आप इसे जो है अभी के अभी लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले हम लोग तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका इरेडिकेट, अपरूट, डिरेसिनेट। ये तीन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर एक्सट्रिपेट आपका मान के चलिए क्वेश्चन में आया हुआ है और 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, उसमें से एक ऑप्शन या इरेडिकेट हो या अपरूट हो या डिरेसिनेट हो, तो आप सिनोनिम्स इसका आसानी से चुन सकते हैं और इसे आप चुन लेंगे। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इरेडिकेट, अपरूट, डिरेसिनेट ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और कई बार ये तीनों के तीनों वर्ड जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आज आपका जो है वो समझ लीजिए कि किसी न किसी परीक्षा के लिए जो है वो सेव हो रहा है, सुनिश्चित हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर सिनोनिम्स की बात हो गई है तो अब हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से एक्सट्रिपेट को समझते हैं। इससे कैसे हम सेंटेंस बनाएं इसे हम लोग सीखते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं कि टू एक्सट्रिपेट करप्शन is very difficult।
इसका अर्थ हुआ कि करप्शन को जड़ से मिटाना काफी कठिन है। टू एक्सटिर्पेट करप्शन इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि करप्शन को जड़ से हटाना बहुत कठिन है। मानी हुई बात है कि करप्शन को पूर्णतया समाप्त करने में भी हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली है, काफी ये कठिनतम कार्य होते जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये एक्सटिर्पेट जो है यहाँ पर वो आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसको आपको खुद से निकालने के लिए अब सीखना है। तो आपको याद होगा, या अगर आप नहीं जानते हैं तो 2 + V1 जो है वो आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ये आपका इन्फिनेटिव होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि 2 + V1 जैसा स्ट्रक्चर है। करप्शन यहां पर ऑब्जेक्ट है, करप्शन यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नो डाउट यहां पर जो है एज एन इन्फिनेटिव एक्सटिर्पेट को इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपको याद होगा कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप बनाते होंगे बचपन में ट्रांसलेशन कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। एग्जैक्टली ऐसा ही ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे सेट हो रहा है। तो एक्सटिर्पेट यहाँ पर जो है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेपल्चर। सेपल्चर का अर्थ होता है आपका कब्र, समाधि। अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ की बात कर लें तो सेपल्चर का अर्थ होगा कब्र या समाधि, ठीक है। कब्र आप समझते होंगे, किसी व्यक्ति के मृत्यु उपरांत जो उसे हम लोग मिट्टी के अंदर में दफनाते हैं, वही उसकी कब्र होती है, वही उसकी समाधि होती है। और अगर बात कर ले इसके सिनोनिम्स की हम लोग, तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा ब्यूरियल चेम्बर, ब्यूरियल चेम्बर, टॉम्ब, ठीक है। अब अगर सेपल्चर से आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इससे बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस आप बना सकते हैं। स्पोकन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाएं इस सेपल्चर वर्ड से, तो द ताज महल इज द सेपल्चर ऑफ मुमताज महल। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि ताजमहल जो है वह मुमताज महल की कब्र है, ठीक है। तो द ताजमहल इज द सेपल्चर ऑफ मुमताज महल। ताजमहल क्या है, मुमताज महल का कब्र है, समाधि है, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लें ये सेपल्चर हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आर्टिकल द का प्रयोग इस सेपल्चर वर्ड के पहले हुआ है। और आर्टिकल द का इस्तेमाल आप किसके पहले करते हैं, तो नाउन के पहले करते हैं। यानी कि सेपल्चर हमारा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो सेपल्चर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कैसे पकड़े, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अब आप सेपल्चर वर्ड को सीख गए होंगे, इसे नोट भी कर लेंगे, इसे याद भी करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए अब हम लोग चौथे वर्ड की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चौथा वर्ड है मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट, MISTRUST, मिसट्रस्ट वर्ड आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे, आपने क्लासरूम में सुना होगा, आप न्यूज चैनल्स पे सुनते होंगे, या आप अगर अंग्रेजी बोलते होंगे तो इसका इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। और अगर इसके हिंदी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसके दो हिंदी शाब्दिक अर्थ होते हैं। अब दो अर्थ होते हैं, ये अलग बात नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि इसके दो अर्थ होते हैं। क्योंकि मिसट्रस्ट वर्ड जो है ना, ये आपका नाउन भी है और यह आपका वर्ब भी है। अब नाउन है
और वर्ब है, तो ऑलरेडी इसमें कुछ तो डिफरेंसेस हैं। तो मिसट्रस्ट जब नाउन बनेगा तो ये अर्थ देगा अविश्वास का, ठीक है, अर्थ देगा आपका अविश्वास का, अर्थ देगा संदेह का। और जब इसे आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आपका अविश्वास करना हो जाएगा। ये आपका संदेह करना हो जाएगा। बस इसी डिफरेंस की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो मिसट्रस्ट वर्ड जो है वो नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। और अगर सिनोनिम्स की बात कर ले हम लोग, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है डिस्ट्रस्ट। अब डिस्ट्रस्ट वर्ड ज्यादा पॉपुलर है, मिसट्रस्ट भी इस्तेमाल होता है, तो आज आप समझ गए होंगे कि मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट दोनों वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिनोनिम्स इसका डिसबिलीव भी हो सकता है। डिसबिलीव, ठीक है। तो अगर हम लोग अब सेंटेंस की बात करें कि मिसट्रस्ट से कैसा सेंटेंस बन सकता है, तो आराम से आप इसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, जैसे हम लिखेंगे कि इट इज अ मैटर ऑफ मिसट्रस्ट। अब इट इज अ मैटर ऑफ मिसट्रस्ट का अर्थ हुआ कि यह एक अविश्वास का मामला है। तो यहां पे जो मिसट्रस्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ना, वो नाउन के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? तो नाउन के रूप में हुआ है। इसे आप समझ सकते हैं ऐसे कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। ऑफ यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मिसट्रस्ट जो है वो आपका प्रोनाउंस नहीं है, ये आपका नाउन है। क्लियर है? तो एज अ नाउन हमने इसको इस्तेमाल करके दिखाया है। अगर आप वर्ब के रूप में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने तरह से प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। आप अगर कहीं भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट लोग अटेंशन देंगे ही देंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां वर्ड है स्टैमर। STAMMER, स्टैमर। और अगर स्टैमर की बात करें तो स्टैमर के भी दो अर्थ हो सकते हैं। ये दो अर्थ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कारण से हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो स्टैमर आपका जो है वो नाउन भी है और आपका जो है वो वर्ब भी है, जैसा कि आपने अभी मिसट्रस्ट के मामले में देखा था। तो अगर ये नाउन बनेगा तो स्टैमर का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हकलाहट, ठीक है। और अगर ये वर्ब बनेगा तो इस शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हकलाना। अब वाक्य में इसको आप नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम भी करके दिखाएंगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्टैमर का जो सिनोनिम्स है वो आपका होगा स्टटर, STUTTER, स्टटर। फॉल्टर, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी अर्थ हकलाहट, हकलाना दोनों होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि स्टटर और फॉल्टर जो आपका वर्ड है ना, ये भी आपका दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यह भी आपका नाउन है और यह भी आपका वर्ब है। यानी कि इसमें भी आप हकलाहट का अर्थ ला सकते हैं और हकलाना का अर्थ ला सकते हैं, ठीक है। अब अगर स्टैमर से आपको सेंटेंस बनाने के लिए सीखना है तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस बन सकता है कि आई हेट योर स्टैमरिंग।
बहुत खूबसूरत ये सेंटेंस है, ठीक है। और इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैं तुम्हारा जो हकलाना है ना उससे घृणा करता हूं, उसे नापसंद करता हूं। तो यहाँ पर स्टैमरिंग का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि योर का इस्तेमाल हुआ है, तो योर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने स्टैमरिंग लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप वर्ब के चौथे फॉर्म को पढ़ते हैं यानी V1 प्लस ING को पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होगी कि ये आपका जेरंड भी होता है और ये आपका जो है पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। तो जेरंड कब बनता है V1 प्लस ING? तो जब वह नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर योर के बाद देखिए कि आपको एक नाउन की जरूरत है और स्टैमर वर्ड में आपका जो है ING लगा दिया गया है। तो यहाँ पे स्टैमरिंग जो है ये एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये काफी खूबसूरत सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लाया है। आज ये सारे वर्ड आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए ये रामबाण से कम नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो आपको प्राप्त हो सके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे कोई खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना संभव हो सकेगा मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहूंगा। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।